Good morning, everyone. A very good morning to all of you, बच्चों. We are live. We are back in the course on network analysis. और हम लोग आ गए यार लेक्चर नंबर 21 में, जिसमें हम बात करने वाले हैं सर्किट एनालिसिस यूजिंग लैप्लास ट्रांसफॉर्म. ठीक है, तो आज हम ये देखेंगे लैप्लास का यूज नेटवर्क्स के अंदर कैसे होता है. और इस लेक्चर के साथ हमारा ट्रांजिएंट वाला पार्ट पूरा हो जाएगा. और अगले सेशन से वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद द एसी एनालिसिस. तो फटाफट से सभी लोग जुड़ जाइए यार सेशन के साथ, ताकि किसी भी बच्चे का नॉट इवन अ सिंगल पॉइंट मिस हो. किसी भी बच्चे का कोई भी पॉइंट मिस नहीं होना चाहिए, इसलिए फटाफट से सभी लोग ज्वाइन हो जाएंगे. आ जाइए भाई सभी लोग. पहले मुझे ये बताओ, जितना हमने कल तक कवर किया अप टू सेकेंड ऑर्डर सर्किट अच्छे से क्लियर है? क्वेश्चन बन रहे हैं भाई सेकेंड ऑर्डर सर्किट्स तक के, जल्दी से बोलिए. सभी लोगों को क्लियर जितना कल तक कवर किया है? आज जो बेटा हम कॉन्सेप्ट कवर करने वाले हैं ना, ये कॉन्सेप्ट आपका हर क्वेश्चन में लग सकता है ट्रांजिएंट के. यानी आप चाहो तो डायरेक्ट इक्वेशन का यूज करो, या फिर आप चाहो तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म का यूज करो. आप किसी का भी यूज कर सकते हो. लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज द मोस्ट जनरल मेथड फॉर सॉल्विंग ट्रांजिएंट एनालिसिस प्रॉब्लम्स. ठीक है, ट्रांजिएंट एनालिसिस का सबसे जनरल मेथड, जेनेरिक मेथड है आपका लैप्लास ट्रांसफॉर्म. तो आइए शुरू करते हैं फिर इस सेशन को यार. हाँ जी, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल है बेटा सर्किट एनालिसिस का, विद साइनोसोइडल और नॉन साइनोसोइडल इनपुट. किसी भी तरह के इनपुट को एनालाइज करने के लिए लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल टूल्स. ठीक है, जैसे आप देखो, आपने जब फर्स्ट ऑर्डर सर्किट की इक्वेशन पढ़ी तो वहां मैंने लिमिटेशन बताया था, या तो डीसी सोर्स होना चाहिए विद अ स्विच, या फिर क्या होना चाहिए आपके पास बेटा या फिर आपके पास एक स्टेप इनपुट होना चाहिए, या फिर सोर्स फ्री सर्किट होना चाहिए, तभी आप इक्वेशन लगा सकते हो. फिर सेकेंड ऑर्डर सर्किट में भी हमने सेम बोला कि या तो वहां पे डीसी यानी कांस्टेंट वोल्टेज होना चाहिए, या फिर सोर्स फ्री सर्किट होना चाहिए, तभी अंडर डैम्ड ओवर डैम्ड वाली इक्वेशन डायरेक्टली लगा सकते हैं. यानी जितने भी अब तक हमने डायरेक्ट मेथड पढ़े हैं बेटा, उनके लिए एक प्राइमरी कंडीशन थी दैट द सोर्स मस्ट बी अ कांस्टेंट वोल्टेज और अ करंट सोर्स. यानी क्या होना चाहिए? डीसी सोर्स होना चाहिए भाई. ठीक है, डीसी सोर्स होना चाहिए. जस्ट अ मिनट बच्चों. ठीक है, तो हमने ये बोला था कि डीसी सोर्स होना चाहिए बेटा, और वो लिमिटेशन यहां लैप्लास ट्रांसफॉर्म के अंदर आकर के हट जाती है. यानी अगर आपके पास कोई जनरल सोर्स भी होगा तो भी आप लगा सकते हो. अब ये क्यों सिग्निफिकेंट है? बिकॉज इट कैन बी अप्लाई टू अ वाइडर वेराइटी ऑफ इनपुट देन फेजर. फेजर एनालिसिस आप अगले सेशन के अंदर पढ़ोगे, तो वो सिर्फ तभी चलता है बेटा जब इनपुट साइनोसोइडल होता है. राइट, फेजर एनालिसिस का यूज आप तभी कर सकते हैं जब आपके पास साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी जैसा इनपुट हो. बट लैप्लास कैन बी अप्लाइड टू अ वाइडर वैरायटी ऑफ इनपुट, जैसे एक्सपोनेंशियल इनपुट हो, यूनिट स्टेप इनपुट हो, इंपल्स इनपुट हो. दूसरी बात, ये एक इजी वे प्रोवाइड करता है टू सॉल्व सर्किट प्रॉब्लम यूजिंग इन्वॉल्विंग इनिशियल कंडीशन. यानी कि अगर आपके सर्किट में कोई भी इनिशियल कंडीशन दी है, जैसे इनिशियल कैपेसिटर वोल्टेज दिया है, इनिशियल इंडक्टर करंट दिया है, तो उनको ये डायरेक्टली इंक्लूड कर लेता है. जैसे आपने देखा, जब हमने सेकेंड ऑर्डर सर्किट सॉल्व किया तो हमने पहले सॉल्यूशन लिखा, फिर उसके आर्बिट्ररी कांस्टेंट हम लोगों ने निकाले यूजिंग द इनिशियल कंडीशन. लेकिन लैप्लास के अंदर फायदा ये होता है कि आप स्टार्टिंग से इनिशियल कंडीशन लेके चल सकते हो. और नेक्स्ट चीज क्या है कि लैप्लास जो है आपका एक साथ ही नेचुरल और फोर्स रिस्पॉन्स निकाल के देता है, या ये कह दो जीरो इनपुट और जीरो स्टेट रिस्पॉन्स एक साथ हम लोग लैप्लास से निकाल सकते हैं. हमें अलग अलग कंप्यूट करने की जरूरत नहीं है. और पता है इसका बेस्ट पार्ट क्या होता है? लैप्लास इतना फेमस एक्चुअली है क्यों? क्योंकि लैप्लास ट्रांसफॉर्म की मदद से ना डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना बहुत ईजी हो जाता है. डिफरेंशियल इक्वेशन को लैप्लास ट्रांसफॉर्म कन्वर्ट कर देता है एल्जेब्रिक इक्वेशन में. एल्जेब्रिक इक्वेशन समझते हो ना,
जहां पे कि किसी प्रकार का कोई डेरिवेटिव नहीं आएगा और एल्जेब्रिक इक्वेशन को सॉल्व करना ज्यादा इजी है एज कंपेयर टू द डिफरेंशियल इक्वेशन। इसीलिए एक्चुअली आपके पूरे इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग के अंदर लैपलास इतना फेमस है बिकॉज इट इज द इजीएस्ट टूल टू सॉल्व द डिफरेंशियल इक्वेशन। तो डिफरेंशियल इक्वेशन में काफी मददगार साबित होता है। अब बात यह आती है, चलो सर लैपलास ट्रांसफॉर्म महान है वो तो समझ गए, लेकिन लैपलास ट्रांसफॉर्म का यूज नेटवर्क में कैसे होगा? ठीक है, नेटवर्क में कैसे होगा ये भी तो समझना है। आइए तो देखो यार, अगर आपको एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है Vt तो आप क्या कहोगे? Vs। तो देखिए लैपलास ट्रांसफॉर्म क्या करता है, ये जो है ना आपको लेके जाता है बेटा टाइम डोमेन से किस डोमेन में? एस डोमेन में। डोमेन का मतलब समझते हो ना, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। तो टाइम डोमेन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपका t है, और लैपलास डोमेन के अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? आपका s है। तो उसको मैंने s डोमेन कह दिया। दूसरी बात देखो क्या होता है, दूसरी बात देखो क्या होता है, इन टाइम डोमेन, in time domain we use lower case letter and after taking transform, ये चीज आप सिग्नल सिस्टम में भी देखोगे, आफ्टर टेकिंग ट्रांसफॉर्म we use upper case letter। ठीक है, अपर केस लेटर। तो जैसे देखो यहां पे v ऑफ t में लोअर केस है, लैपलास में अपर केस। i ऑफ t में i स्मॉल है, लैपलास में कैपिटल। ठीक है, अब अगर आपके पास एक स्टेप वोल्टेज है VUT तो इसका लैपलास होता है V बाय एस। IUT I बाय एस। रेजिस्टेंस एज इट इज रहता है, इंडक्टर बनता है SL, कैपेसिटर बनता है 1 बाय SC। अगर आपके पास है साइन ओमेगा टी तो ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, कॉस ओमेगा टी यू टी एस बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, एस अपॉन एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। एक और इंपॉर्टेंट अगर मैं आपको बोलूं, देखो अगर आपके पास है Vm e⁻ -80ut तो इसका होता है Vm बाय एस प्लस ए, Vm t⁻n ut Vm बाय s⁻n+1। ठीक है, और यहां पे n फैक्टोरियल। तो ये भी आपके काम आने वाले हैं। तो ये लैपलास ट्रांसफॉर्म्स आपको याद होने चाहिए। एलिमेंट वाले अभी मैं डिराइव कराऊंगा। ठीक है, एलिमेंट वाले आपको मैं डिराइव कराऊंगा, लेकिन फंक्शन वाले मैं आपको डिराइव नहीं कराऊंगा। फंक्शन वाले सिग्नल के अंदर डिराइव किए जाते हैं। अभी के लिए आपको बस ये याद रखना है कि कौन से फंक्शन का लैपलास क्या होता है। लेकिन यहां ये ध्यान रखिएगा साइन और कॉस के साथ यूटी होना चाहिए, तभी आप लैपलास ले पाओगे। अगर साइन या कॉस के साथ यूटी नहीं होगा तो फिर बेटा आपका लैपलास वाला मेथड नहीं चलता। तब मजबूरन हमें किस पे जाना पड़ता है? फेजर एनालिसिस पे। तो जब आप आज सेकेंड लेक्चर में एसी एनालिसिस पढ़ोगे ना, वहां पे आप यही देखोगे कि जब आप इनपुट ऐसा लगाते हो ना साइन ओमेगा टी या कॉस ओमेगा टी, तो फिर वहां पे आप लैपलास का यूज नहीं करते, वहां फेजर एनालिसिस यूज करना होता है। कल का फर्स्ट क्लास का वीडियो लेक्चर अवेलेबल नहीं है, प्ले नहीं हो रहा है। ऐसा होना तो नहीं चाहिए भाई। कौन सा, नेटवर्क का कह रहे हो कि डिजिटल का कह रहे हो? बताओ। देख लेते हैं भाई।
देखो मैं गया कंटेंट में, नेटवर्क में, कौन सा था कल का लेक्चर, असाइनमेंट डिस्कशन, अच्छा असाइनमेंट डिस्कशन ओपन नहीं हो रहा है ये, चलो मैं एक बार टीम से बात करता हूँ असाइनमेंट डिस्कशन वाला क्यों नहीं ओपन हो रहा है। ठीक है, डिजिटल का मक्स वाला वेबसाइट में लॉगिन नहीं हो रहा, मैंने तो अभी भी लॉगिन किया, वेबसाइट में लॉगिन तो हो रहा है। सर ट्रांजिट एसी होता है क्या? ट्रांजिट माने मैं समझा नहीं, ट्रांजिट एसी होता है माने ट्रांजिएंट हम इतने दिन से पढ़ रहे हैं, हम कहाँ एसी की बात की अब तक। एसी में भी ट्रांजिएंट आता है, उसको हम एसी ट्रांजिएंट कहते हैं, बट ट्रांजिएंट में अब तक तो डीसी सोर्स ही पढ़ रहे हैं, तो एसी की बात कहाँ हुई है बताओ। अभी तक हमने ये बोला है जो एसी में हम टूल्स पढ़ते हैं जैसे फेजर पढ़ते हैं या कोई और टूल हम लोग यूज करते हैं, उसके मुकाबले लैपलास ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि ये हर तरह के इनपुट पे लग सकता है, ये हर तरह के इनपुट पे लग सकता है। ठीक है, चल अब वन बाय वन बात करते हैं। देखिए कांस्टेंट वोल्टेज सोर्स विद अ स्विच, अब यहां पे हो क्या रहा है, यहां पे हो ये रहा है बेटा कि सोर्स गेट्स कनेक्टेड, सोर्स गेट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क, टू द नेटवर्क एट t इक्वल टू 0। आपका सोर्स नेटवर्क में कब जा रहा है? t इक्वल टू 0 पे जा रहा है। ठीक है, अरे भाई रुक तो जाओ जे जी, सारी चीजें समझाऊंगा, थोड़ा सा वेट करो भाई। अगर सोर्स नेटवर्क में t इक्वल टू 0 पे जा रहा है तो आप इसे लिखेंगे वी यू टी, वी यू टी। अगर ये वी यू टी है बेटा तो इसका लैपलास जो आप लोगे, यू टी का लैपलास 1/s होता है, तो इट विल बी v बाय एस। ठीक है, v बाय एस। तो एक्चुअली जो होता है ना 1/s जो लैपलास आता है, दैट इज फॉर आइदर द कांस्टेंट फंक्शन और द यूनिट स्टेप फंक्शन और अ डीसी सोर्स विद अ स्विच। ठीक है, वैलिड फॉर कांस्टेंट डीसी सोर्स विद अ स्विच और यूनिट स्टेप, या फिर और स्टेप फंक्शन लिख दो। ठीक है, अब टाइम डिपेंडेंट वोल्टेज सोर्स वीटी, इसका तो सिंपल होगा भाई वी एस, वीटी का सिंपल होगा वी एस, जो भी इसका फंक्शन होगा अकॉर्डिंगली आएगा। क्या मतलब सर, अगर यहां साइन ओमेगा टी हुआ तो ओमेगा बाय एस स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, अगर यहां e की पावर माइनस ए टी यू टी हुआ तो 1/s प्लस ए, तो अगर टाइम डिपेंडेंट है तो आप उसका सिंपल लैपलास लिखेंगे। अब करंट सोर्स विद अ स्विच, यहां पे भी क्या होता है भाई, सोर्स गेट्स कनेक्टेड, सोर्स गेट्स कनेक्टेड टू द नेटवर्क एट t इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या होता है बेटा, जो करंट का फंक्शन आता है वो हो जाता है आई यू टी, आई इंटू यू ऑफ टी, ये आपका करंट का फंक्शन हो जाता है। तो यहां पे भी जब आप लैपलास लेते हो तो सिंपल क्या आ जाता है, आई ऑफ एस इज इक्वल टू आई बाय एस, सिंपल। ठीक है, आई ऑफ एस इक्वल टू आई बाय एस। हम लोग पता है ऐसा भी बोल देते हैं कि कांस्टेंट का लैपलास जो होता है वो कांस्टेंट बाय एस होता है। इसके पीछे एजम्पशन बेटा ये होता है कि दैट वी आर टेकिंग अ यूनिलेटरल लैपलास ट्रांसफॉर्म,
जब हम लैप्लास पढ़ेंगे ना सिग्नल के अंदर, तो दो तरह के लैप्लास होते हैं, यूनिलेटरल और बाइलेटरल। बाइलेटरल वो होता है जो माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करके आता है, यूनिलेटरल होता है जो 0 से इन्फिनिटी तक इंटीग्रेट करके आता है। तो हम नेटवर्क के अंदर जितने भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म देख रहे हैं, ऑल आर यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसीलिए कांस्टेंट का लैप्लास बोल देते हैं कांस्टेंट बाय एस, कांस्टेंट बाय एस। अब देखो एलिमेंट्स का लैप्लास कैसे लेते हैं। पहले तो देखो, अगर टाइम डिपेंडेंट करंट सोर्स है तो आई ऑफ टी का हो जाएगा आई ऑफ एस। अब रेजिस्टेंस का लैप्लास कैसे लिया जाता है? देखो रेजिस्टेंस का डायरेक्ट लैप्लास नहीं लेते हैं, क्या होता है, वी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर, ये ओम्स लॉ है ना, वी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर। स्विच ऊपर नहीं आएगा, माने आ तो रहा है स्विच ऊपर, और यहां पैरेलल में, क्योंकि करंट सोर्स के पैरेलल में क्यों दिखाया, जब ये स्विच क्लोज था तो करंट आपका स्विच से फ्लो कर रहा था, जब ये स्विच ओपन हो गया तब करंट आगे के नेटवर्क में जाना स्टार्ट करेगा। तो करंट सोर्स के पैरेलल में स्विच दिखाना ज्यादा एप्रोप्रिएट होता है, और वोल्टेज सोर्स के सीरीज में। हाँ जी सुनिए, तो ये आपका ओम्स लॉ होता है, वी टी इक्वल टू आई टी इंटू आर। जब आप दोनों तरफ लैप्लास लोगे, आर तो एक कांस्टेंट है ना, तो ये हो जाता है वी एस इक्वल टू आई एस इंटू आर। यानी हम लोग क्या कह देते हैं, देखिए कि लैप्लास डोमेन के अंदर भी आर जो है आर की तरह ही बिहेव करता है। समझ आया जे जी? डायरेक्टली रेजिस्टेंस का लैप्लास नहीं होता। जब नेटवर्क एलिमेंट्स की बात की जाती है तो उनके वोल्टेज करंट रिलेशन का लैप्लास होता है। तो ये मत सोचो आर का लैप्लास आर बाय एस होगा, आर इज नॉट अ फंक्शन। दो चीजें, या तो फंक्शन का लैप्लास कीजिए, अगर एलिमेंट का कर रहे हो तो उसके वोल्टेज करंट रिलेशन का लैप्लास करो। लैप्लास हमेशा फंक्शन का होता है, एलिमेंट का नहीं, एलिमेंट का नहीं। अभी इंडक्टर का सर्किट मैं आपको बता रहा हूं, पहले डेराइव करा देता हूं। अब होता क्या है कि अगर हम इंडक्टर की बात करें तो हम कहते हैं वी टी इक्वल टू एल डी आई टी बाई डी टी, यही होता है ना। अब लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी होती है बेटा, प्रॉपर्टी क्या होती है मैं बताता हूं, और ये प्रॉपर्टी यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की ही होती है। जैसा मैंने बताया ना, यूनिलेटरल का मतलब वन साइडेड, आप 0 से इन्फिनिटी देख रहे हो। बाइलेटरल का मतलब बोथ साइडेड, यानी माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी देख रहे हो। यूनिलेटरल लैप्लास ट्रांसफॉर्म की प्रॉपर्टी ये कहती है कि अगर x ऑफ t का लैप्लास है x ऑफ s, तो d बाई डी टी ऑफ xt का लैप्लास क्या होगा, एस एक्स एस माइनस एक्स ऑफ 0 प्लस। ठीक है, ये कैपिटल X का मतलब लैप्लास डोमेन, स्मॉल x का मतलब टाइम डोमेन। और पता, अगर जनरल डेरिवेटिव ले लिया जाए, अगर जनरल लिया जाए तो ऐसे होता है, s की पावर n एक्सेस nth ऑर्डर डेरिवेटिव का माइनस s की पावर n माइनस 1 x ऑफ 0 प्लस माइनस s की पावर n माइनस 2 x डैश, यानी इसका डेरिवेटिव, माइनस s की पावर n माइनस 3 x डबल डैश। ऐसे आप तब तक करते रहेंगे जब तक आप s की पावर 0 तक ना पहुंच जाए, तब यहां n माइनस 1th डेरिवेटिव होता है। ये पावर मत समझना, n माइनस 1 जब भी पावर ब्रैकेट में लिखी जाती है इसका मतलब है n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव। ठीक है, अब ये देखो ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो s की पावर में इक्वेशन बन गई। यही तो हम कह रहे थे कि लैप्लास ट्रांसफॉर्म जो है डिफरेंशियल इक्वेशन को अलजेब्रिक इक्वेशन में कन्वर्ट कर देता है। कर दिया, जहां जहां डेरिवेटिव था वहां s की पावर में इसने बना दिया। अब देखो, अगर आप यहां लैप्लास लेते हो तो आप लिखोगे vs
फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का क्या होगा, एस आई एस माइनस आई जीरो प्लस, जो इनिशियल कंडीशन होती है। तो वी एस हो गया, देखिए एस एल आई एस माइनस एल आई जीरो प्लस। अगर आप यहां से चाहें तो आई एस भी लिख सकते हैं, कितना होगा, वी एस बाय एस एल। इसको राइट हैंड साइड ले जाके, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड ले जाके एस एल से डिवाइड कर दो, तो ये हुआ। तो आई एस के अंदर दो टर्म आ रही हैं, एक वी एस बाय एस एल, अभी से कॉम्प्लिकेटेड लगने लगा। एक्स जीरो प्लस का मतलब बेटा इनिशियल कंडीशन, प्रजापति जी अभी तो ट्रांजिएंट के अंदर बताया था इनिशियल कंडीशन। आप ये नहीं कहते थे इंडक्टर का करंट जीरो माइनस और जीरो प्लस पे सेम है, आप ये नहीं कहते थे कैपेसिटर की वोल्टेज जीरो माइनस और जीरो प्लस पे सेम है। और भाई इतनी जल्दी जल्दी अगर टॉपिक में कॉन्फिडेंस लूज करोगे कि टॉपिक में पहला कदम बढ़ा, अरे सर टफ लग रहा है, तो भाई ये किसने बोला था गेट की जर्नी आसान होने वाली है? ये थोड़ी ना बोला था बेड ऑफ रोजेस मिलने वाला है। अब ये देखो, जैसे रेजिस्टेंस में होता था V इक्वल टू आई इंटू आर, ऐसा ही लैप्लास डोमेन में इंडक्टर के अंदर हो गया बेटा। बस R की जगह क्या आ गया, एस एल। R की जगह क्या आ गया, एस एल, और साथ में क्या आ गई, एक इनिशियल कंडीशन, एक इनिशियल कंडीशन। अब मॉडल देखो, अब मॉडल देखो जरा, यहां पे देखो, एक तो ये क्या है ना, S होगा, ये लैप्लास डोमेन है। आई एस देखो दो चीजें हो जाएगा, यहां पे जो करंट जाएगा वोल्टेज बाय रेजिस्टेंस के हिसाब से वी एस बाय एस एल प्लस आई नॉट बाय एस। देखो यहां पे ये इक्वेशन आ गई ना, आई ऑफ एस इज, जब आप लैप्लास डोमेन में आ जाते हो ना, इंडक्टर को भी रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट करोगे। यही तो इक्वेशन अभी पीछे निकाल के आ रहे हो बेटा। आई जीरो प्लस को आपने आई नॉट कह दिया, ठीक है, आई जीरो प्लस को आपने आई नॉट कह दिया। तो हम ये कह रहे हैं करंट दो पार्ट से बन रहा है, एक एस एल में जाने वाला करंट और एक आई नॉट बाय एस, ठीक है। आई नॉट यहां पे क्या दिखा है, इनिशियल कंडीशन। तो यहां पे आप क्या बोलोगे, दिस हैज सेम डायरेक्शन एज इनिशियल करंट। ये समझ में आया डायग्राम? बताओ, ये उस इक्वेशन से ही हमने लिखा है जो अभी अभी डेराइव की है। अब ऐसे ही यहां पे देखो, यहां पे अगर आप केवीएल लगाओगे तो आप लिखोगे वी एस, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट करना अब इंडक्टर को, एस एल आई ऑफ एस माइनस एल आई जीरो प्लस, ठीक है, जिसको आपने कह दिया कि आई जीरो प्लस तो आई नॉट है। इसीलिए देखो V ऑफ S की पोलैरिटी है प्लस माइनस, क्योंकि आपको इसे सब्ट्रैक्ट करना है तो आपने यहां लिया माइनस प्लस, ये वाली इक्वेशन से, ठीक है, ये वाली इक्वेशन से। नहीं तो आप क्या कर सकते थे पता है, आप यहां से यहां आ सकते हो सोर्स ट्रांसफॉर्म से। कैसे आ सकते हो आप, सोर्स ट्रांसफॉर्म से, ठीक है, सोर्स ट्रांसफॉर्म। ये क्लियर हुआ इंडक्टर का मॉडल? तो देखो ये जो आपके पेजेस है ना, ये सारे आपके शॉर्ट नोट्स में जाने हैं, पूरा पूरा ये शॉर्ट नोट्स में जाएगा पूरा पेज, ये वाला पेज आपका पूरा शॉर्ट नोट्स में जाएगा। डेरिवेशन रहने देना, डेरिवेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, वैसे भी आप लैप्लास के अंदर ये सब पढ़ने ही वाले हो, ठीक है। जब आप लैप्लास पढ़ोगे ना सिग्नल में, तब ये सब कुछ आएगा ही। अगला देखो कैपेसिटर, कैपेसिटर का डिराइव करें। देखो कैपेसिटर में क्या रिलेशन होता है, आई टी इक्वल टू सी डी वी टी बाय डी टी। अब हम क्या कह रहे हैं कि टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म, टेक लैप्लास ट्रांसफॉर्म बोथ साइड्स, ठीक है भाई। अगर आप लैप्लास ट्रांसफॉर्म लेते हो, ये हुआ आई ऑफ एस, डेरिवेटिव का आपने देखा ना कैसे लिखते हैं, एस वी एस माइनस वी जीरो प्लस,
V0 प्लस माने इनिशियल कंडीशन इन द वोल्टेज। तो I ऑफ S कितना आ गया बेटा, SCVS माइनस CV0 प्लस। अगर यहां पे आप VS निकालते हो तो पहले तो SC से आप डिवाइड कर दीजिए, ये देखिए, और इसको लेफ्ट हैंड साइड ले जाके अगेन SC से डिवाइड कर दीजिए, तो C से C कटेगा, S बचेगा। तो आप यहां पे भी देख सकते हो कि वोल्टेज एंड करंट have relation similar to resistance, but R is replaced by 1 अपॉन में SC। पता है ट्रांसफॉर्म का यही फायदा होता है। इवन जब आप एसी एनालिसिस करोगे ना आज के सेकंड लेक्चर के अंदर, तो एसी एनालिसिस इज एक्चुअली बेस्ड ऑन फूरियर ट्रांसफॉर्म। जब आप ट्रांसफॉर्म लेते हो ना, तो ये जो इंडक्टर और कैपेसिटर वाले एलिमेंट थे जहां डेरिवेटिव आया करता था, ये भी रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करने लगते हैं। इनका भी वीआई रिलेशनशिप लीनियर हो जाता है। तो यानी फिर आपको रेजिस्टेंस, इंडक्टेंस, कैपेसिटेंस में भेदभाव करने की जरूरत नहीं है, आपको डिफरेंशियल इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है। यू विल सॉल्व द लीनियर इक्वेशन। अब देखो जरा, ये हमारा कैपेसिटर है। अब यहां पे अगर आप केवीएल लगाओगे तो देखो, एक वोल्टेज ये पैसिव साइन कन्वेंशन के हिसाब से आएगी, रेजिस्टेंस की तरह ट्रीट कीजिएगा इसको। देखो I ऑफ S बाय SC प्लस V0 प्लस बाय S। यहां V0 प्लस क्या है आपका, V0 प्लस है V0, ये है V0। तो ये जो आपने सोर्स लगाया ना बेटा, ये जो सोर्स लगाया है, इट हैज सेम पोलैरिटी एज इनिशियल वोल्टेज V0, और ये जो सेकंड सर्किट आपने बनाया भाई, ये सेकंड सर्किट आपका दूसरी इक्वेशन से आया, जो आपने I ऑफ S लिखा था। आपने लिखा था SCVS माइनस CV0 प्लस। तो अब आप देखो ना, यहां पे एक करंट गया, कितना गया, VS अपॉन 1 बाय SC। जैसे V बाय R करते हो, VS अपॉन 1 बाय SC। यहां पे एक करंट आ रहा है। अब अगर आप KCL लगाओगे, यू विल गेट द सेम इक्वेशन। और पता है, ये आप ला सकते हो बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। यही सर्किट आपको मिल सकता है बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन। तो पता है आपके लिए इंपॉर्टेंट क्या है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है कैपेसिटर में ये वाला मॉडल, ठीक है, और इंडक्टर के अंदर बेटा ये वाला मॉडल। इंडक्टर के अंदर करंट सोर्स वाला मॉडल और कैपेसिटर के अंदर वोल्टेज सोर्स वाला मॉडल, ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको क्या क्या ध्यान रखना है बेटा, जो मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाले पेयर बताए, ठीक है, जो मैंने आपको लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाले पेयर बताए, कौन से पेयर बताए थे, देखो ये वाले। आपको और क्या याद रखना है, स्विच प्लस वोल्टेज इज V बाय S, करंट प्लस स्विच इज I बाय S, रेजिस्टेंस R ही रहता है, इंडक्टर में SL हो जाता है इन पैरेलल विद द करंट सोर्स I0 बाय S, कैपेसिटर में 1 बाय SC हो जाता है इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स V0 बाय S, ठीक है। तो यही कुछ एक मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको लिखवा देता हूं कि आपका रेजिस्टेंस कितना रहता है बेटा, R ओम। इंडक्टेंस को भी बेटा जब आप लैप्लास डोमेन में लेके जाते हो तो इट बिकम्स SL और यूनिट होती है ओम। कैपेसिटेंस ये हो जाता है 1 बाय SC
देखो सबकी यूनिट ओम में आ जाती है, तो ऑल आर ट्रीटेड एज रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर अगली बात, इंडक्टर विद इनिशियल करंट आई नॉट, is modeled as impedance SL parallel to current source I नॉट बाय एस, ठीक है, पैरेलल टू अ करंट सोर्स I नॉट बाय एस। और ऐसे ही कैपेसिटर विद इनिशियल वोल्टेज V नॉट, अभी देखो क्वेश्चन करेंगे ना तो चीजें क्लियर हो जाएंगी। इनिशियल वोल्टेज V नॉट, और जिस दिन आप लैप्लास पढ़ लोगे और अच्छा हो जाएगा। वैसे आप अगला सब्जेक्ट कंट्रोल सिस्टम पढ़ने वाले हो ना, तो कंट्रोल सिस्टम के बाद आप लैप्लास के साथ तो बहुत कंफर्टेबल हो जाओगे। इज मॉडल्ड एज इम्पीडेंस और कंट्रोल सिस्टम के शुरू के 1-2 लेक्चर में लैप्लास के लिए लगा दूंगा, ठीक है। 1/SC इन सीरीज विद वोल्टेज सोर्स, V नॉट बाय एस। बात क्लियर हो गई? इन सीरीज विद द वोल्टेज सोर्स V नॉट बाय एस। अब पता है आपको एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है कि आफ्टर टेकिंग ट्रांसफॉर्म L and C can also be treated in same way as R। रेजिस्टेंस की तरह ही ट्रीट कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहां। यू कैन ट्रीट देम जस्ट एज अ रेजिस्टेंस। बात क्लियर हो गई भाई? बात क्लियर हो गई? क्योंकि सभी की यूनिट ओम हो गई ना, सभी का रिलेशन लीनियर हो गया वी आई के बीच का। जैसे टाइम डोमेन में v इक्वल टू एल डी आई बाई डी टी था, लेकिन लैप्लास में आके v इक्वल टू एस एल इंटू आई हो गया, तो वहां पे लीनियर रिलेशन बन गया v और i का। अब देखो, जैसे एक क्वेश्चन मैं कराता हूं, ये कह रहा है इन द सर्किट ऑफ द फिगर स्विच मूव्स फ्रॉम पोजीशन A टू B एट t इक्वल टू 0 फाइंड IT। करने को आप इसे आराम से ट्रांजिएंट से बना सकते हो, ठीक है, लेकिन मैं इसे लैप्लास से करके दिखाता हूं। मैं क्या बोलता हूं, देखो t इक्वल टू 0 माइनस पे स्विच आपका है A पे, तो आपके सर्किट में क्या एस्टैब्लिश हो जाएगी बेटा? स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश हो जाएगा। स्टेडी स्टेट एस्टैब्लिश हो जाने से इंडक्टर विल बिकम शॉर्ट। अगर इंडक्टर शॉर्ट हो जाएगा तो I ऑफ 0 माइनस क्या हो जाएगा? I नॉट। और आपको पता है I ऑफ 0 प्लस विल बी सेम एज I ऑफ 0 माइनस, इट विल बी I नॉट। अब देखो यार, ये जो V नॉट वाला सर्किट है या V नॉट वाला सोर्स है, ये सर्किट में कब आता है? ये सर्किट में कनेक्ट होता है एट t इक्वल टू 0, गेट्स कनेक्टेड टू नेटवर्क एट t इक्वल टू 0। तो इसीलिए इसको मॉडल कैसे करोगे, इसको सर्किट में कैसे दिखाओगे? 1/s करके, 1/s करके। तो देखो V नॉट बाय एस। अब आप इंडक्टर का मॉडल कैसे दिखाओगे भाई? इंडक्टर में हमने बोला
कि हमको एक तो SL दिखाना होता है और दूसरी चीज हमको क्या दिखानी होती है, हमको ना एक करंट सोर्स भी दिखाना होता है जिसकी डायरेक्शन इन द सेम डायरेक्शन एज द इनिशियल करंट होती है, I नॉट बाय एस। इनिशियल करंट I नॉट ही था ना भाई, इसीलिए I नॉट बाय एस। रेजिस्टेंस तो देखो एज इट इज R रह जाता है, ये हो जाता है SL। अब टोटल करंट इंडक्टर का I है जो हमें निकालना है। ये मत सोचना I वो करंट है जो SL में जाएगा, I वो करंट है जो टोटल है, ठीक है, जो कि टोटल है। बात यहां तक क्लियर हुई क्या? मुझे बताओ ये मॉडल तक चीजें क्लियर हैं? जल्दी बोलो भाई, मॉडल तक चीजें क्लियर हैं या नहीं है? जल्दी बताइए। अब आप क्या कर सकते हैं, सर्किट को सिंप्लीफाई करने के लिए आप सोर्स ट्रांसफॉर्म कर लीजिए, है ना, थोड़ा सर्किट सिंपल हो जाएगा। बाय सोर्स ट्रांसफॉर्मेशन आपके सर्किट में क्या होगा, देखो ये तो V नॉट बाय एस है, अब करंट सोर्स क्योंकि डाउनवर्ड था ना, तो वोल्टेज सोर्स की पोलैरिटी आएगी माइनस प्लस, क्योंकि करंट सोर्स का जो वोल्टेज है वो ऐसे होना चाहिए दैट इट इज डिलीवरिंग पावर। जब भी सोर्स ट्रांसफॉर्म करते हैं तो पोलैरिटी कैसे लेते हैं, डिलीवरिंग पावर वाली। ये L I नॉट कैसे आ गया बेटा, I नॉट बाय एस मल्टीप्लाइड बाय SL, यही तो करते हो, I नॉट बाय एस मल्टीप्लाइड बाय SL। रवि अंश कह रहे हैं कि सर दोबारा बता दो इंडक्टर। बेटा देखो इंडक्टर का मॉडल क्या बताया था, इंडक्टर के मॉडल में बोला था SL इन पैरेलल विद अ करंट सोर्स। तो करंट सोर्स कौन सा होता है, जो उसका इनिशियल करंट है, वही तो चीज कह रहा हूं, इसका इनिशियल करंट I नॉट है, SL इन पैरेलल विद अ करंट सोर्स। अब इसको दोनों को सोर्स ट्रांसफॉर्म किया तो I नॉट बाय एस मल्टीप्लाइड बाय SL, ये हो गया L I नॉट, L I नॉट। अब अगर मेरे बच्चों आपको ये चाहिए I ऑफ S, तो आप KVL लगा लो, ठीक है, V नॉट बाय एस माइनस IR माइनस I इंटू SL प्लस L I नॉट इक्वल टू 0। तो I क्या हो जाएगा, R प्लस SL, ठीक है, R प्लस SL हो जाएगा। यहां तक बात क्लियर हो गई। अब इसके आगे क्या किया जाए, अब इस फंक्शन को हमें सिंप्लीफाई करना होगा। जैसा कि आपको देख के भी समझ आ रहा होगा कि सर लैपलास वाले मेथड से तो लंबा जा रहा है सवाल, यही सवाल हम ट्रांजिएंट से तो फटाफट कर दिए होते। तो बेटा जहां ट्रांजिएंट का अप्रोच लग सकता है वहां लैपलास इसीलिए नहीं लगाते। कर सकते हो रवियांश, अगर आपको डायरेक्ट याद है दोनों सर्किट वैसे कर लो। वैसे मैं यही रिकमेंड करता हूं कि इंडक्टर के लिए करंट सोर्स वाला याद रखो और कैपेसिटर के लिए वोल्टेज सोर्स वाला याद रखो। हाँ जी, अब इसको तोड़िएगा दो फंक्शन में, यहां से आप L कॉमन ले लीजिए, डिनोमिनेटर में से ना L कॉमन ले लो, ये बना, और डिनोमिनेटर में से अगर L कॉमन ले लोगे ये बना, ठीक है। अब बेटा यहां पे एक टेक्निक होती है जिसे कहते हैं पार्शियल फ्रैक्शन। अब आप यहां पे देखिएगा रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर क्या क्या है, रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर यहां पे एक तो s इक्वल टू 0 जहां डिनोमिनेटर 0 हो रहा है, एक s इक्वल टू माइनस R बाय L, यही ना, ये दो पॉइंट पे डिनोमिनेटर 0 हो रहा है। तो आप क्या करेंगे मेरे बच्चों, इसको ब्रेक करना होता है दोनों में, आप s को 0 डालो, बस ये वाला s भूल जाओ, जो आपका s वाला टर्म है उसे भूल जाओ, बाकी फंक्शन में s को 0 डालो। क्या लिखोगे, V नॉट बाय L, 0 प्लस R बाय L,
0 प्लस आर बाय एल हो गया, आर बाय एल, एल से एल कटा, क्या आया वी नॉट बाय आर। और किसके लिए आया ये, एस इक्वल टू 0 वाले के लिए, तो यहां एस लिख दो, इसी के लिए तो आया है, तो इसको नीचे लिख दो। अब एस को माइनस आर बाय एल डालो और उस टर्म को हटा के डालो जिसमें ये आ रहा है, जिसका ये रूट है ना, उस टर्म को आप हटा के एस को डालो माइनस आर बाय एल। यहां डाला माइनस आर बाय एल, कितना आएगा, एल से एल कैंसिल, माइनस आर बचेगा। जिस टर्म का रूट आप सब्स्टिट्यूट कर रहे हो वो टर्म हटा लो और उसको बाद में रख देना, उसको बाद में रख देना, और इसको ऐसे ही पड़ा रहने दो, इसमें तो एक ही रूट है ना। तो ये तब करते हैं जब डिनोमिनेटर में मल्टीपल रूट आते हैं, तो हर रूट को सेपरेट किया जाता है। अब देखिए हमको ये पता है यूटी का होता है 1/s और e की पावर माइनस AT यूटी का होता है 1/s प्लस a, ठीक है जी। तो यहां से i ऑफ t कितना आएगा, देखो ये 1/s वाला है ना, तो v नॉट बाय आर यू टी, ये s प्लस a वाला है, a की जगह r बाय एल है, v नॉट बाय आर, ये भी s प्लस a वाला है, तो देखिए यहां पे क्या हो जाएगा, e की पावर माइनस टी बाय टाउ यू टी। अब ये आ गया वही जो जीरो और इंफिनिटी वाला इक्वेशन पढ़ाया था आपको, आई इंफिनिटी आई जीरो माइनस आई इंफिनिटी ई की पावर माइनस टी बाय टाउ। मैंने आपको पहले भी बोला था ये इक्वेशन डिराइव नहीं करा रहा हूं, ये लैपलास से आती है, देखो आ गई ना लैपलास से, यही आप डायरेक्ट लिख दिए होते तो आपकी इतनी सारी मेहनत बच गई होती। इसीलिए बेटा जहां पे आप ट्रांजिएंट की इक्वेशन का इस्तेमाल कर सकते हो वहां लैपलास को अवॉइड करना ही सही है। मुझे बताओ ये समझ आए दो टर्म में कैसे डिवाइड किया, क्या प्रोसेस फॉलो किया, पहले डिनोमिनेटर के रूट्स देखे, ठीक है, पहले डिनोमिनेटर के रूट्स देखे। प्रजापति जी इसको जीरो करो ना, डिनोमिनेटर जीरो कहां कहां है, रूट्स का मतलब है जीरो कहां है, एस को जीरो डालूंगा तो डिनोमिनेटर जीरो, एस को माइनस आर बाय एल डालूंगा तो भी डिनोमिनेटर जीरो। दो टर्म्स है ना डिनोमिनेटर में जो जीरो बना सकती हैं। अरे भाई आप ऐसे कर लो, इस इक्वेशन के रूट्स नहीं बता सकते आप, बताओ मैथमेटिकली, इस इक्वेशन के रूट्स तो बता ही सकते हो। अब मुझे s इक्वल टू जीरो यानी s का कोएफिशिएंट चाहिए, ये s का कोएफिशिएंट चाहिए, तो मैंने बोला इस s को हटा दो, बाकी में जीरो डाल दो, v नॉट बाय एल, जीरो प्लस आर बाय एल, जीरो प्लस आर बाय एल हुआ आर बाय एल, एल से एल कटा, v नॉट बाय आर, नीचे आ गया s। अगर आपको चाहिए इसका कोएफिशिएंट s प्लस आर बाय एल, इसका रूट क्या है माइनस आर बाय एल, तो आप बाकी के फंक्शन में माइनस आर बाय एल डालो, यहां माइनस आर बाय एल डाला, एल से एल कटा, माइनस आर बचा, तो माइनस वी नॉट बाय आर, और ये किसका कोएफिशिएंट है, s प्लस आर बाय एल का। जिसका कोएफिशिएंट चाहिए उसका रूट आप सब्स्टिट्यूट करोगे हर जगह सिवाय उस टर्म के, सिवाय उस टर्म के। हाँ, टाउ निकालने का वही प्रोसेस है, टाउ यहां पे दिख भी रहा है ना, आर बाय एल बाय आर आ रहा है, ठीक है, क्योंकि टी बाय टाउ होता है तो आर बाय एल दिख रहा है, तो टाउ हो गया एल बाय आर, टाउ बन गया एल बाय आर, ठीक है, क्लियर भाई यहां तक। चलो एक और एग्जांपल करते हैं, फटाफट से पहले इनिशियल कंडीशन निकाल लो भाई, फटाफट से पहले इनिशियल कंडीशन निकाल लो। स्विच पहले बी पे है और t इक्वल टू जीरो पे उसको a पे लेके जा रहे हैं। चलिए एक और एग्जांपल कराता हूं, जितने एग्जांपल करोगे उतना सॉलिड होता जाएगा कॉन्सेप्ट। चलो चलो भाई, कम ऑन एवरीबॉडी, फटाफट कीजिए। इनिशियल कंडीशन मुझे बताइए,
होने को ये वाला क्वेश्चन भी सिंपल ट्रांजिएंट से हो जाएगा, लेकिन हम लैप्लास से करना सीख रहे हैं। वी नॉट, आप क्या बोलोगे कि भाई एट टी इक्वल टू 0 माइनस स्विच है आपका बी पे और लॉन्ग टाइम से है, तो स्टेडी स्टेट होगा। स्टेडी स्टेट में हमारा कैपेसिटर ओपन होगा और कैपेसिटर के पैरेलल में दिख रहा है ना वोल्टेज सोर्स सीधे सीधे, तो V0 माइनस इज V0। अब कैपेसिटर की वोल्टेज तो अचानक से नहीं बदल सकती, तो 0 प्लस और 0 माइनस दोनों पे आएगी V0। अब आप क्या कहेंगे बेटा जी कि t ग्रेटर देन 0 का सर्किट बनाइए सर। ये जो सोर्स है, ये सोर्स नेटवर्क में कब जुड़ रहा है, जब आपका स्विच ए पे आ रहा है, तो दिस गेट्स कनेक्टेड टू नेटवर्क एट t इक्वल टू 0। तो आप इसको कह सकते हैं I नॉट u ऑफ t। जो 0 से शुरू हो रहा है उसके आगे u ऑफ t आप लगा सकते हो। अब इसका लैप्लास वाला मॉडल बनाइए, t ग्रेटर देन 0 के लिए लैप्लास वाला मॉडल बनाइए भाई। बनाओ लैप्लास डोमेन। लैप्लास डोमेन में हम लोग क्या करेंगे, यहां पे लिखेंगे I नॉट बाय एस, करेक्ट। रेजिस्टेंस तो बेटा एज इट इज रहता है। कैपेसिटर क्या बनता है भाई, 1 बाय एस सी इन सीरीज विद अ वोल्टेज सोर्स। और वोल्टेज सोर्स की वही पोलैरिटी होती है जो इनिशियल वोल्टेज की होती थी। ये देखो ये हो गया बेटा। अब शिफ्टिंग प्रॉपर्टी पढ़नी पड़ेगी कुशाल इसकी लैप्लास के लिए। फिर होगा e की पावर माइनस एस अपॉन एस। अगर u ऑफ t माइनस टी नॉट कर दोगे या x ऑफ t माइनस टी नॉट कर दोगे तो एक टर्म आ जाती है लैप्लास में e की पावर माइनस एस टी नॉट, लेकिन उतना जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अब देखो ये है ना vs, नोडल से करने की कोशिश करो। देखो नोडल से करने की कोशिश कीजिए इसको। चलो भाई, नोडल से अगर इक्वेशन बनाई जाए तो क्या लिखेंगे, उसमें इनकमिंग करंट है I नॉट बाय एस, आउटगोइंग होगा सॉरी V नॉट नहीं V बाय R प्लस V माइनस V नॉट बाय एस डिवाइडेड बाय 1 अपॉन एस सी। तो ये हुआ I नॉट बाय एस, V के कोएफिशिएंट आप जोड़ लो एस सी प्लस 1 बाय आर, और ये भी एस सी से मल्टीप्लाई हो जाएगा सी वी नॉट। तो V क्या हो गया, अगर आप इसके कोएफिशिएंट से डिवाइड कर दोगे ना, I नॉट ओवर ये सी वी नॉट को भी आप I नॉट वाली तरफ ले जाओ। अब आप इसको स्टैंडर्ड टर्म बनाओ C कॉमन लेके। अब देखो डिनोमिनेटर में फिर से दो टर्म आ रही हैं बेटा, डिनोमिनेटर में फिर से दो टर्म आ रही हैं। सेकंड वाले में तो एक ही आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसमें दो आ रही हैं पहले इसके रूट्स देखे जाते हैं। अगर इसके रूट्स ऑफ डिनोमिनेटर देखोगे तो क्या आ रहे हैं, s इक्वल टू 0 एंड s इक्वल टू माइनस 1 बाय RC। अब अगर आपको 0 वाला चाहिए भाई
जीरो वाला चाहिए, तो बचे हुए फंक्शन में जीरो डालो, आई नॉट बाय सी अपॉन 1 बाय आर सी। कितना आएगा? आई नॉट आर आएगा ना, आई नॉट आर आएगा, क्योंकि सी से सी कट जाएगा। अगर आप s को -1 बाय आर सी डालते हो तो ये टर्म हटा के बाकी में डालो, -1 बाय आर सी, सी से सी कटा, फिर से ये आ गया आई नॉट आर s प्लस 1 बाय आर सी, ये हो गया। और फिर ये v नॉट बाय s प्लस 1 बाय आर सी। ये आपकी बात समझ आया? पार्शियल फ्रैक्शन बताइए, पार्शियल फ्रैक्शन समझ आया? अब v ऑफ t 1 बाय एस का मतलब u ऑफ t होता है, 1 बाय एस का मतलब u ऑफ t, इसका मतलब क्या होता है? s प्लस a का e की पावर माइनस ए टी यू टी, ये होगा। अब देखिए, स्टेडी स्टेट वैल्यू प्लस इनिशियल वैल्यू माइनस स्टेडी स्टेट वैल्यू e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ यू टी, वेयर टाउ इज आर सी, वेयर टाउ इज आर सी। तो देखो फिर वही इक्वेशन आ गई ना, x इंफिनिटी प्लस x0 माइनस x इंफिनिटी e टू द पावर माइनस टी बाय टाउ। समझ में आया? तो देखो जो क्वेश्चन, फिर मैं वही बोल रहा हूं, सिंपल ट्रांजिएंट से हो सकते हैं, उसमें लैप्लास मत लगाइएगा, लंबा जाता है लैप्लास वाला मेथड। लैप्लास वाला मेथड यूनिवर्सल है कि हर जगह चलेगा, लेकिन एट द सेम टाइम ये लेंदी भी है। चलो अगला ट्राई करो। अब तो मैंने आपको सारी चीजें सिखा दी, अब करो कैसे करोगे। अब देखो ये सेकंड ऑर्डर सर्किट बन गया ना भाई, एल और सी दोनों आ रहे हैं, करिए। इसने इनिशियल कंडीशन भी दी है, इंडक्टर करंट -1 है, कैपेसिटर वोल्टेज 5 वोल्ट है, तो डायरेक्टली मॉडल से स्टार्ट कर सकते हो। जब इनिशियल कंडीशन दे दी तो निकालने की जरूरत नहीं है ना, डायरेक्ट बनाओ। कर सकते थे करंट सोर्स को वोल्टेज सोर्स में कन्वर्ट करके आशुतोष, लेकिन सीधा नोडल लग रहा था तो मैंने मेहनत बचा ली। सारे नियम जो आपने नेटवर्क बेसिक में पढ़े हैं ना, वो लैप्लास ट्रांसफॉर्म वाले डोमेन में भी चलेंगे। सोर्स ट्रांसफॉर्म, स्टार डेल्टा, सीरीज पैरेलल, सारी चीजें चलेंगी। बनाओ फटाफट से इसका मॉडल। यहां पे ना मैं आपको ये भी दिखा देता हूं कि ये तो देना पड़ेगा ना, अगर इनिशियल कंडीशन दी है, इंडक्टर करंट का डायरेक्शन और कैपेसिटर का पोलैरिटी। हाँ, ये 0.1 फैरेड होगा।
अब ये देखो, ये जो 10 UT है ये हो गया 10/s, रेजिस्टेंस है 10/3, इंडक्टर बनता है SL तो 5s, इनिशियल करंट है -1 तो -1/s, कैपेसिटर बनता है 1/SC तो ये हो गया 10/s, और इनिशियल वोल्टेज होती है 5 वोल्ट तो ये हो गई 5/s। ये समझ आया, इनिशियल इंडक्टर करंट -1 था तो -1/s। अब ये बोल रहा है कैपेसिटर का वोल्टेज निकालना है, तो सीधे सीधे नोडल से कर सकते हैं ना, यही तो है कैपेसिटर का वोल्टेज V, यही तो है कैपेसिटर का वोल्टेज V, तो कोई ट्रांसफॉर्म लगाने की जरूरत ही नहीं है, नोडल लगाइए। क्या लिखेंगे? V - 10/s अपॉन 10/3, V अपॉन 5s प्लस -1/s प्लस V - 5/s अपॉन 10/s। अब क्या किया कीजिए कि V के सारे टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो, ठीक है, V के सारे टर्म एक साथ कलेक्ट कर लो। ये 10/3 ऊपर जाके बनेगा 3/10 प्लस 1/5s और प्लस s/10, ठीक है, और ये -10/s अपॉन -10/3 तो -3/s, ठीक है, -1/s और ये हो गया -0.5। अब ये जो कांस्टेंट टर्म है बेटा, इसको राइट हैंड साइड ले जाओ, V में एलसीएम ले लो जरा, V का एलसीएम ले लो ना आप 10s, V का एलसीएम ले लो आप 10s, तो ये हो गया 3s प्लस 2 प्लस s², ये हो गया 4/s प्लस 0.5। अब अगर आप यहां से V निकालोगे 10s से मल्टीप्लाई कीजिए 40 प्लस 5s, ये s² प्लस 3s प्लस 2 है ना, तो s प्लस 1 s प्लस 2। अब मैंने आपको सिखाया ना पार्शियल फ्रैक्शन कैसे करते हैं, यहां 2 रूट्स हैं बेटा, इसको चलो मैं अगले पेज पे लिख लेता हूं। V ऑफ s मेरा आ रहा है, देखो बड़ा सिंपल सा बन गया, 5s प्लस 40 अपॉन s प्लस 1 s प्लस 2। यहां डिनोमिनेटर के 2 रूट्स हैं, यहां 2 रूट्स हैं, -1 और -2। तो आप बेटा अगर -1 डालेंगे, s प्लस 1 का कोएफिशिएंट निकालने के लिए -1 डाला तो ये आया 1 और ये आया 35, 35/1 इज 35, -2 डालिए, ये हो गया -1, ये हो गया 30, ये हो गया 30। अब देखो यहां से V ऑफ t निकल गया ना, 35 e टू द पावर -t, ut में डायरेक्टली कॉमन लिख रहा हूं, ये देखिए ये आ गया, ठीक है, ये बन गया। क्लियर हो गई कहानी कैसे है भाई इसकी, जल्दी बताइए। अब देखो ये क्वेश्चन ऐसा था जो जनरल ट्रांजिएंट से बनता ही नहीं, क्यों? पहली बात तो सेकंड ऑर्डर सर्किट है, सेकंड ऑर्डर में हमने 2 ही सर्किट कवर किए हैं, सीरीज RLC और पैरेलल। यहां देखो L और C पैरेलल है, R सीरीज में है, तो दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सर्किट। ये बात समझ में आ रही है? दिस इज नॉट अ स्टैंडर्ड सेकंड ऑर्डर सर्किट। ये बात क्लियर हो रही है ना आप सभी लोग को भाई? इसीलिए इसको लैपलास से बनाएंगे। जो सर्किट स्टैंडर्ड मेथड से ना बने वो लैपलास से बेटा, क्योंकि लैपलास यूटी का ही तो होता है मेरे बच्चे। ये देखो ना क्या लिखवाए थे, e की पावर -80 यूटी का ये होता है। तो जब आपको ये टर्म मिल रही है उल्टा जाना है तो यूटी गायब क्यों करोगे अंकित, बताओ? जैसे v ऑफ ut का v/s होता है तो आप ये थोड़ी कहोगे v/s का v होगा, v ut कहोगे ना। नियो भाई स्टैंडर्ड इसलिए नहीं है क्योंकि R सीरीज में है, L और C पैरेलल है, ना तो ये तीनों के तीनों सीरीज है ना ये तीनों पैरेलल है।
ना ये तीनों पैरेलल हैं। ऋतिक भाई लिख सकते हो बिल्कुल इसको वोल्टेज सोर्स की फॉर्म में, फिर नेटवर्क एनालिसिस लगाओ जैसे लगाते हो, केसीएल केवीएल नोडल मेश। नोडल तो तब भी लग जाएगा, अगर ये वोल्टेज सोर्स होता तो V माइनस वोल्टेज सोर्स अपॉन 5S होता, बनता तो तब भी सेम ही। बट मैं आपको यही तो बता रहा हूं, मॉडल सिंपल याद रखो। अगर हर एक के दो दो मॉडल याद रखोगे गलती होने का चांस ज्यादा है। इंडक्टर का करंट सोर्स वाला याद रखो, कैपेसिटर का वोल्टेज सोर्स वाला, क्योंकि इंडक्टर में जो इनिशियल कंडीशन गिवन होगी वो करंट की टर्म्स में होगी, तो करंट सोर्स का डायरेक्शन दिखाना आसान है। कैपेसिटर की इनिशियल कंडीशन जो गिवन होगी वो वोल्टेज की फॉर्म में होगी, तो उसका वोल्टेज दिखाना आसान है। बट ट्रांसफॉर्म करके अगर गलती हो गई ना प्लस माइनस की, तो गलत आंसर आ जाएगा। चलो अगला देखो जरा। अब की बार देखो, सोर्स यहां पे डीसी सोर्स नहीं है, या सोर्स आपका कांस्टेंट नहीं है। सोर्स इज नॉट कांस्टेंट, तो ऐसे केस में लैप्लास ट्रांसफॉर्म इज कंपलसरी, क्योंकि स्टैंडर्ड इक्वेशन लग ही नहीं सकती। स्टैंडर्ड इक्वेशन जो आप कल की क्लासेस में पढ़ के आ रहे हो वो तभी लगती है व्हेन सोर्स इज अ कांस्टेंट वोल्टेज और अ करंट सोर्स। तो यहां पे भी लैप्लास ट्रांसफॉर्म कंपलसरी हो गया मेरे लिए। करो जरा। इंडक्टर का इनिशियल करंट आपको 0 दे रखा है, ठीक है, आपसे V0 मांग रहा है। इंडक्टर का इनिशियल करंट आपको 0 दिया है, बनाइए। हाँ स्टैंडर्ड में भी लगा सकते हो, लेकिन यूजुअली वेद व्यास क्या होता है, लंबा जाता है ना लैप्लास ट्रांसफॉर्म, इसीलिए हम वहीं यूज करना प्रेफर करते हैं जहां जरूरत हो। चल अब इसका लैप्लास वाला सर्किट बनाऊं मैं। e की पावर माइनस 2t ut, इसका लैप्लास होता है 1/s+2। और देखो इस टॉपिक पे अगर एकदम से पूरी कमांड ना आ पाए तो डरने वाली कोई बात नहीं है। ग्रेजुअली कंट्रोल होने के बाद, सिग्नल होने के बाद ये सारी चीजें आपको हलवा लगेंगी। अब देखो भाई, इंडक्टर जो है उसका इनिशियल करंट 0 है, तो करंट सोर्स दिखाने की जरूरत ही नहीं है ना, ये 0 है ना, तो करंट सोर्स एक तरह से ओपन हो गया भाई। अब आपको यहां पे क्या करना है, यहां पे V0 चाहिए, फिर से नोडल लग सकता है। अब V0 वाले टर्म्स कलेक्ट कर लो, 1.5 हो गया 3/2, ये हो गया 3s+1, s इसमें आ जाएगा, 2s एलसीएम लेके 3s+1 और 2s, ये आया, ठीक है, ये आ गया। अब इसका पार्शियल फ्रैक्शन आप करेंगे बेटा, पहले रूट है s इक्वल टू -2, -2 डाला तो ये हुआ -4/3, और -2 डाला तो ये हुआ -5/3, तो 4/5,
फिर अगला डालेंगे -1/3, तो -2/9, और ये कितना हो गया 5/3, -2/9 अपॉन 5/3, तो 2/15, ठीक है। हाँ, 2/15 ही आएगा माइनस का। तो ये आ गया ना, देखो V0 आ गया 4/5 UT, ठीक है, यही आ रहा है। इंडक्टर शॉर्ट हो गया, क्यों? इंडक्टर शॉर्ट कहां हो गया भाई, मैं समझा नहीं विजय कुमार, इंडक्टर कहां शॉर्ट हुआ है? कहना क्या चाहते हो भाई? ठीक है, चल क्लियर हुआ लैपलास कैसे हमें यूज करना है। अब ये वाला क्वेश्चन अभी मैं आपके लिए होमवर्क के लिए छोड़ रहा हूं, अगले टॉपिक पे हम लोग बढ़ रहे हैं। अगला टॉपिक है बेटा एलसी ऑसिलेटर। एलसी ऑसिलेटर बेसिकली क्या है? ये एक सेकंड ऑर्डर का अनडैम्प्ड सर्किट है, क्योंकि यहां रेजिस्टेंस नहीं है, यहां पे आपका एक रेजिस्टेंस गायब है, तो अनडैम्प्ड कहलाएगा ना। तो दिस इज अ सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सर्किट, सेकंड ऑर्डर अनडैम्प्ड सर्किट, ठीक है। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है? दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज टैंक सर्किट। टैंक सर्किट क्यों कहते हैं? बिकॉज इट स्टोर्स एनर्जी, इट स्टोर्स एनर्जी like a tank and does not dissipate energy, ठीक है, does not dissipate energy। यहां रेजिस्टेंस नहीं है तो इसकी एनर्जी स्टोर्ड क्या रहती है? कांस्टेंट रहती है ना। तो यहां पे एनर्जी क्या करती है ना, ऑसिलेट करती रहती है। सिग्नल में ये चीज टफ लग रही थी। इंडक्टर एसएल ही तो लिया है, एल की वैल्यू 2 है तो एस कहां लिया? एसएल ही तो लिया भाई। मलिक भाई देखो 2s लिखा है ना, तो s इंटू एल ही तो हुआ। हाँ जी, तो ये एनर्जी डिसिपेट करता नहीं है, ठीक है। इधर V0 देखेंगे तो नॉन जीरो। राजू भाई क्वेश्चन में गिवन है ना I0 0 है, तो इनिशियल करंट अगर 0 है तो उसका जो करंट सोर्स बनता है वो 0 हुआ। करंट सोर्स 0 होने का मतलब ओपन नहीं। एलसी ऑसिलेटर प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। आ जाओ, तो हम यहां पे क्या कहते हैं? एनर्जी कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग, एनर्जी कीप्स ऑन ऑसिलेटिंग बिटवीन L एंड C। L और C के बीच में बेटा ऑसिलेट करती रहती है। अब देखो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने ये बोला कि कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज मान लेते हैं V0, ठीक है। कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज मान लेते हैं V0 एंड I0 इज 0। इंडक्टर का कोई इनिशियल करंट नहीं है। ऐसा मैं आपको केस दे रहा हूं कि कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज है V0 और इंडक्टर का इनिशियली कोई करंट नहीं है। अब आप यहां पे देखिए, आप ये कह सकते हैं ना, सोर्स गेट्स कनेक्टेड, सोर्स गेट्स कनेक्टेड टू नेटवर्क एट t इक्वल टू 0। तो यहां पे आपने क्या लिख दिया? Vs बाय एस, Vs बाय एस। इंडक्टर बन गया SL। इसका करंट सोर्स क्यों नहीं आया? क्योंकि इनिशियल करंट वॉज 0।
इनिशियल करंट वॉज 0। कैपेसिटर बन गया 1/SC और साथ में इनिशियल वोल्टेज आ गई V0/S। साथ में क्या आ गई भाई, इनिशियल वोल्टेज आपकी बन गई V0/S। अब इस सर्किट के अंदर अगर आप I निकालेंगे, अगर इस सर्किट के अंदर मेरे बच्चों आप I निकालेंगे तो आप लिखेंगे VS/S माइनस V0/S अपॉन SL प्लस 1/SC। VS माइनस V0 डिवाइडेड बाय SL, L भी कॉमन ले लो, S² प्लस 1/LC। अब पार्शियल फ्रैक्शन कीजिए। अब देखिए इसका पार्शियल फ्रैक्शन करते कैसे हैं। पहले आप S इक्वल टू 0 वाला कोएफिशिएंट निकालो। S इक्वल टू 0 डालो, जरा S को 0 डालो इस टर्म में, 1/LC और L 1/C बचा, तो C ऊपर आ गया। ये लॉजिक समझ में आया? क्या हुआ, मैंने ये बोला यहां पे S को 0 डालो, 1/LC, L से L कटा, C ऊपर आ गया। ठीक है। अब ये जो सेकंड ऑर्डर टर्म है, ये जो सेकंड ऑर्डर टर्म है, इसके पार्शियल फ्रैक्शन के लिए हमें ऐसे लिखना पड़ता है। मुझे नहीं पता A और B क्या है, अभी निकालूंगा। ऐसे सेकंड ऑर्डर टर्म है ना, तो ऊपर फर्स्ट ऑर्डर टर्म लिखनी पड़ती है। अब यहां पे देखिए अगर आप एलसीएम ले लें, अगर आप एलसीएम ले लें अब भाई आप पार्शियल फ्रैक्शन करके क्या कर रहे हो, टर्म्स को सेपरेट ही तो कर रहे हो, फंक्शन तो वही है ना, फंक्शन तो आपके दोनों सेम ही है। तो आप दोनों का न्यूमरेटर कंपेयर कीजिए, ध्यान से सुनिए भाई, कंपेयर न्यूमरेटर, है ना। यहां देखो, यहां पे ना तो न्यूमरेटर में कोई S² का टर्म है, ना तो न्यूमरेटर में कोई S का टर्म है। तो न्यूमरेटर में आपका कोई S² का टर्म नहीं है, तो S² का कोएफिशिएंट क्या आना चाहिए, 0। जरा यहां से देखना क्या आ रहा है, C VS माइनस V0 प्लस A, ये 0 आना चाहिए, तो A मिल गया ना। यहां पे मजबूरी है भाई, इस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन करना पड़ता है, बट आप घबराओ नहीं, एलसी ऑसिलेटर का शॉर्टकट पढ़ाऊंगा, जिसके बाद एलसी ऑसिलेटर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। बट पहले डेरिवेशन तो कर लें। फिर आपको यह भी दिख रहा है कि कोएफिशिएंट ऑफ एस भी आपका 0 ही है, यहां तो बस एक कांस्टेंट टर्म आ रही है ना, एस का कोएफिशिएंट 0 है। यहां देखना जरा एस का कोएफिशिएंट क्या है, BS, तो B 0 आ गया। इससे मेरे बच्चों मेरा पार्शियल फ्रैक्शन फिक्स हो गया। क्या हो गया, C VS माइनस V0 बाय S, ठीक है ना, ये हमने सही किया है ना, L कॉमन लिया है, 1/LC, तो C आ गया, ठीक है। प्लस A की जगह क्या आएगा, माइनस C VS माइनस V0 बाय, यहां पे S भी है, S² प्लस 1/LC। अब ये देखिएगा, इसका लैप्लास इनवर्स लेंगे तो I ऑफ t क्या हो जाएगा, C VS माइनस V0 कॉमन ले लो, 1/S का UT माइनस यहां पे S/S² प्लस 1/LC का कितना आएगा, cos ओमेगा नॉट t UT। आई एम नॉट फुली कन्विंस्ड यार। अरे भाई एलसीएम लेके हम ना यहाँ पे SC लेना भूल गए हैं, जब से तुम लोग ये नहीं बता रहे हो।
ऐसे जब इसका एलसीएम लिया तो एक एससी भी तो आएगा ऊपर। मैं वही कह रहा यार, हुआ क्या। तो यहां पे एस आएगा ही नहीं। देखो सारी मेहनत बर्बाद हो गई ना। इतनी देर से तुम ये नहीं बता रहे कि सर एस नहीं आएगा, एलसीएम गलत ले लिया है। तो यहां पे क्या आया भाई, एस से एस कैंसिल, सी बाय एल। ये हुआ ना। अब देखिएगा भाई, हमें ये पता है, फास्टर मेथड ही सिखाऊंगा बेटा इसका डायरेक्ट, बट डेरिवेशन तो लंबे ही होते हैं। हमें ये पता है। अब यहां 1/LC है आपका ओमेगा स्क्वायर, तो ओमेगा हो गया 1/√LC। तो आप ओमेगा से ना मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो, आप ओमेगा से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। ओमेगा है 1/√LC। अब जब मेरे बच्चों आप एलसी सॉरी इसका इनवर्स लैप्लास लोगे, जब मेरे भाई आप इसका इनवर्स लैप्लास लेंगे तो क्या आएगा। देखो एक एल से एल कट गया, वन बाय एल सी है, ओमेगा से मैंने मल्टीप्लाई डिवाइड किया है। यहाँ पे क्या हो रहा है, सी बाय एल आ रहा है, और फिर मैंने 1/√LC बोला है इसको, तो 1/ओमेगा और ओमेगा, तो 1/ओमेगा तो √LC हो गया। तो यहाँ L से L तो कट गया। यहाँ पे मेरे हिसाब से C आना चाहिए क्या, C/L बन रहा है। जस्ट अ मिनट, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कैलकुलेशन में तो कहीं मिस्टेक नहीं हो रही है। C/L बन रहा है, SC लिया, यहाँ पे S²LC, तो C ऊपर चला गया, S²LC आ गया, फिर LC कॉमन लिया हमने यहाँ पे। ये 1/L हुआ। अब ये देखो ये क्या हो गया भाई, इसका अगर लैप्लास इनवर्स लेते हो, √C/L VS माइनस V0 साइन ओमेगा टी UT, ये बन गया ना। ये आ गया इंडक्टर का करंट, ठीक है, इंडक्टर का करंट। अब यहां पे बेटा अगर मैं आपसे कहूं इंडक्टर का वोल्टेज निकाल दो, तो आप कहेंगे सर LdI/dt √C/L VS माइनस V0 इंटू ओमेगा कॉस ओमेगा टी UT। ओमेगा अगेन क्या है, 1/√LC, और L यहां पे भी, तो ये कट जाएगा पूरा, ये हो जाएगा। अब अगर मैं आपसे कहूं VC बताइए, तो देखिए ये वोल्टेज अगर VL है तो आप ये कह सकते हो ना, VC इज सप्लाई माइनस इंडक्टर। सप्लाई और इंडक्टर का डिफरेंस ही तो VC होगा, क्योंकि सप्लाई वोल्टेज दो जगह जा रही है, इंडक्टर और कैपेसिटर में। ये देखो
अब ये जो टर्म आ रही है ना बेटा कांस्टेंट वाली, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्टेडी स्टेट, कि अंडर स्टेडी स्टेट कैपेसिटर पे फुल वोल्टेज आ जाना चाहिए, और ये जो टाइम वेरिंग टर्म आ रही है दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिएंट, दैट इज रिप्रेजेंटिंग द ट्रांजिएंट। ठीक है, तो आप चाहो तो Vc को ऐसे भी लिख सकते हो, Vs 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, Vs की टर्म्स को एक साथ कर लिया और V0 की टर्म्स को एक साथ कर लिया, ऐसे भी लिख सकते हो। तो आप कह सकते हो जो पहली वाली टर्म आ रही है ये क्या रिप्रेजेंट कर रही है, सप्लाई की वजह से, तो ये हो गई जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, और ये आ रही है इनिशियल कंडीशन की वजह से जीरो इनपुट रिस्पॉन्स। तो आप इस तरह से ब्रेक कर सकते हो जीरो स्टेट और जीरो इनपुट के अंदर। मुझे बताओ ये डेरिवेशन क्लियर हुआ, डेरिवेशन क्लियर हुआ? अगर डेरिवेशन क्लियर हुआ तो थोड़ा आपका एफर्ट आसान किया जाए, क्योंकि हर बार तो इतना नहीं करना है, ना करने की जरूरत है, ना करता है कोई। बताइए यहां तक क्लियर हो? क्लियर हो तो फिर मैं आगे आपको इसके शॉर्टकट सिखाऊंगा। ठीक है, थोड़ा हमसे माइनर कैलकुलेशन मिस्टेक हो गया था इसीलिए टाइम लग गया, नहीं तो इतना टाइम नहीं लगता इसके अंदर। ठीक है, आ जाओ। अगर सिर्फ वोल्टेज सोर्स है, इनिशियल कंडीशन नहीं है, तो आप कहोगे कि V0 आना चाहिए 0। अगर V0 0 आएगा तो IL हो गया Vs माइनस V0 चल रहा था ना इसमें, और Vc हो गया अच्छा, पता है बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये एसी सर्किट है। बेटा ये डीसी ही सर्किट है, आपने डीसी ही सप्लाई लगाई है, बट ड्यू टू L एंड C यहां पे ऑसिलेशंस पैदा हो रहे हैं। ठीक है, दिस इज नॉट एन एसी सर्किट, not an AC circuit but a DC circuit due to L and C, due to L and C oscillations are produced, oscillations are produced due to absence of R, due to absence of R oscillations do not die out। ठीक है, ऑसिलेशन खत्म नहीं होते हैं, इसीलिए चलते जाते हैं। आपको देखने में एसी जैसा लगेगा, लेकिन आप कल ये सोचो अंडर डैम्ड में भी तो ऑसिलेशन आ रहे थे, और अनडैम्ड में आपने बताया था ऑसिलेशन चलते रहते हैं, उनका एम्पलीट्यूड भी कांस्टेंट रहता है, क्योंकि रेजिस्टेंस तो है नहीं, तो कोई एनर्जी लॉस कराएगा नहीं, और एनर्जी लॉस होगा नहीं तो ऑसिलेशन का एम्पलीट्यूड कांस्टेंट रहने वाला है। अगला केस मैं कह रहा हूं भाई, मान लो कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, कोई वोल्टेज सोर्स ही नहीं है, Vs 0 है, तो सर्किट ऑपरेट्स ड्यू टू stored energy, due to stored energy in capacitor। ठीक है, सिर्फ कैपेसिटर की स्टोर्ड एनर्जी के आधार पे सर्किट चल रहा है। अब इंडक्टर के करंट में क्या था बेटा, Vs माइनस V0, तो बस माइनस V0 बचा, Vs चला गया, नेगेटिव साइन इंडिकेट कि यहां पे करंट फ्लोज इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ऑपोजिट डायरेक्शन कौन सी बेटा, ऑपोजिट डायरेक्शन यानी कि एंटी क्लॉकवाइज, ऐसे जाएगा। ठीक है, दिखाया आपने क्लॉकवाइज है लेकिन जाएगा एंटी क्लॉकवाइज,
और VC हो जाएगा, VS वाली टर्म चली गई, V0 cos ओमेगा टी। और यहां पे ये भी ध्यान रखिएगा ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जो अनडैम्प्ड नेचुरल फ्रीक्वेंसी आपने कल पढ़ी थी ना, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन, ठीक है, नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑसिलेशन जो आपने पढ़ी थी वही। क्लियर हो गई बात? अरे भाई अभी मैं बताऊंगा क्या याद करना, अगर याद करने हो तो शॉर्ट नोट्स में नहीं मार्क करा देता। हाँ, करंट वे की डायरेक्शन वैसे भी रिवर्स होती रहेगी, बट हम जो डायरेक्शन देखते हैं ना, अगर ऑसिलेशन होता है या साइनोसोइडल क्वांटिटी होती है तो हम डायरेक्शन देखते हैं पॉजिटिव हाफ साइकिल के केस में, यानी साइन जब 0 से पाई देखोगे पॉजिटिव आएगा तब करंट एंटी क्लॉकवाइज है, पाई से 2 पाई में साइन नेगेटिव, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, तब करंट आएगा क्लॉकवाइज। अगर दोनों ही चीजें प्रेजेंट है बेटा, सोर्स भी प्रेजेंट है और इनिशियल कंडीशन भी, तब मेरे बच्चों आप सुपर पोजिशन थ्योरम लगाइए। आप कहिए सोर्स के कारण करंट ये आया था, अभी मैंने केस 2 और केस 3 जो लिखवाया है, और इनिशियल के कारण ये आया था। तो ये हो जाएगा Vs माइनस V0, ये हो गया। ऐसे ही कैपेसिटर वोल्टेज की अगर बात करें, सोर्स के कारण हमने लिखा Vs 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, और इनिशियल कंडीशन के कारण V0 कॉस ओमेगा टी। तो ऐसे आप सुपर पोजिशन लगा सकते हो, बेसिकली जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स, आउटपुट इज जीरो इनपुट रिस्पॉन्स प्लस जीरो स्टेट रिस्पॉन्स। अब आपको यह सीखना है कि ये इक्वेशन डायरेक्ट कैसे लिखी जाए विदाउट एनी लैपलास ट्रांसफॉर्म। अब यहां देखो जरा कौन कौन से फंक्शन आ रहे हैं, साइन आ रहा है, कॉस आ रहा है और 1 माइनस कॉस आ रहा है। तो मैं कहता हूं 3 फंक्शन आ सकते हैं आउटपुट में, साइन, कॉस और 1 माइनस कॉस। अतुल भाई कल सेकंड ऑर्डर सर्किट में ऑसिलेशन हुए तो थे, अनडैम्प्ड सर्किट का ग्राफ याद नहीं है, ऑसिलेशन हो रहे थे और वो धीरे धीरे डैम्प आउट होते जा रहा था, याद करो, ऑसिलेशन हो रहे थे, धीरे धीरे डैम्प आउट होते जा रहा था। फिर मैंने अनडैम्प्ड सिस्टम का भी ग्राफ बनवाया था, मैंने बोला था रेजिस्टेंस नहीं है इसीलिए कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन आपके चलते रहेंगे, कांस्टेंट एम्पलीट्यूड के ऑसिलेशन आपके चलते रहेंगे। नहीं तो ऐसे सोच लो जैसे, चलो एक पेंडुलम ले लो, पेंडुलम में आपने एक बार इनपुट दिया, ठीक है, आपने एक बार इनपुट दे दिया, अब उसके बाद क्या पेंडुलम ऑसिलेट नहीं करता, या उसके अंदर एसी इनपुट हमें लगाना पड़ता है, क्या बार बार उसको ऑल्टरनेटिंग इनपुट देना पड़ता है, वो खुद ही ऑसिलेट करता रहता है। तो एल और सी बेटा ऐसे एलिमेंट हैं जो आपस में एनर्जी एक्सचेंज करते रहते हैं, तो इनके बीच में जब एनर्जी ऑसिलेट करती है तो करंट और वोल्टेज में आपको ऑसिलेटरी बिहेवियर नजर आता है, साइन और कॉस के टर्म्स में, यू सी दैट ऑसिलेटरी बिहेवियर, ठीक है। अरे भाई राजू भाई रुक जाओ, इंडक्टर के इनिशियल करंट का भी केस आ जाएगा जो शॉर्टकट सिखा रहा हूं उससे। पहले आप ये देखो, यहां पे 3 तरह के फंक्शन पॉसिबल हैं, साइन है, कॉस है और 1 माइनस कॉस है, करेक्ट? इतनी बात आप लोग मानते हो? पहली चीज मैं कहता हूं कि 3 फंक्शंस आर पॉसिबल साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी एंड 1 माइनस कॉस ओमेगा टी, वेयर ओमेगा इज 1 बाय रूट एल सी, ठीक है। ये बात क्लियर हो गई, इतनी बात क्लियर हो गई, 3 फंक्शन आ सकते हैं। दूसरी बात, इफ IL contains sine, then VC contains
कोसाइन एंड वाइस वर्सा। अगर करंट में साइन का फंक्शन लिखोगे तो वीसी में कोसाइन आएगा, और करंट में अगर कोसाइन आएगा तो वीसी में साइन आएगा। ठीक है, वीसी में साइन आएगा। अगली बात यह होती है बेटा कि साइन एंड कोसाइन, साइन एंड कोसाइन रिप्रेजेंट, साइन एंड कोसाइन रिप्रेजेंट ट्रांजिएंट बिहेवियर while constant term represents steady state। represents steady state। ठीक है, साइन और कॉस आपके ट्रांजिएंट बिहेवियर को शो करते हैं, और ये अनडैम्प्ड होते हैं क्योंकि रेजिस्टेंस नहीं है ना, इसीलिए e की पावर माइनस अल्फा टी वाला टर्म नहीं आ रहा है, बिकॉज अल्फा इज 0। अब आप एक चीज देखो, आपको कैसे पता कौन सा फंक्शन कहां लगाना है? अब आप ये देखिए, आपके पास क्या है? साइन ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी, 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। ठीक है, अब साइन ओमेगा टी में जरा टी को 0 डालिए भाई, साइन ओमेगा टी में जरा टी को 0 डालिए, बोलिए क्या आएगा? साइन ओमेगा टी में अगर टी को 0 डालें, इट विल बी 0, इट विल बी 0। कॉस में जरा 0 डालिए, कॉस में जरा 0 डालिए बच्चों, कॉस में 0 डालोगे तो क्या आएगा? 1। 1 माइनस कॉस में 0 डालिए, 1 माइनस कॉस में 0 डालिए, बीच में न्यू 1 कहां से बता रहा है? साइन का। 1 माइनस कॉस में 0 डालिए तो 1 माइनस 1 इट विल बी 0, 1 माइनस 1 इट विल बी 0। अब फाइनल वैल्यू कौन सी होती है? जो स्टेडी स्टेट वैल्यू होती है। स्टेडी स्टेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट टर्म। साइन के साथ कुछ कांस्टेंट तो नहीं लिखा हुआ? 0, माने ऐसा नहीं लिखा ना, जैसे 1 माइनस कॉस में 1 स्टेडी स्टेट, कॉस ट्रांजिएंट, कॉस के साथ भी कुछ कांस्टेंट टर्म नहीं आ रही, 0। 1 माइनस कॉस में 1 कांस्टेंट है, दैट इज स्टेडी स्टेट। 1 माइनस कॉस में बेटा 1 वाला जो कांस्टेंट टर्म है, दैट इज द स्टेडी स्टेट। ठीक है, अगली बात, ये Z है आपका इंपिडेंस एंड हैज द यूनिट ओम्स। ठीक है, ये बात समझ में आ गई? टेबल समझ में आई? बताइए, ये टेबल समझ में आई? जल्दी बोलो भाई, ये टेबल समझ में आ गई? क्लियर हुआ? अब देखो यार, मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूं इसको यूज कैसे करते हैं। ये क्वेश्चन दे रखा है जिसमें IL और VC की इक्वेशन लिखनी है। मैं आपको सारी चीजें ही दे देता हूं।
इनिशियल इंडक्टर में भी करंट और कैपेसिटर में भी वोल्टेज है। ठीक है, अब आपका रूल पहला क्या होता है बेटा, कंसीडर सोर्स एंड इनिशियल कंडीशंस वन बाय वन। सोर्स एंड इनिशियल कंडीशन वन बाय वन। ठीक है, अब सबसे पहले मेरे बच्चों आप कंसीडर कीजिए सिर्फ सोर्स। ठीक है, कंसीडर कीजिए आप सिर्फ सोर्स। ओनली सोर्स एंड नो इनिशियल कंडीशन। सिर्फ आप सोर्स लेंगे और कोई इनिशियल कंडीशन आप नहीं लेंगे। ठीक, अब मेरे बच्चों अगर आपने सिर्फ सोर्स लिया, आप ये मुझे बताइए कि स्टेडी स्टेट वैल्यू किस में आएगी, बताइए स्टेडी स्टेट वैल्यू किसकी आएगी, या फिर ये कहो आईएल और वीसी का मुझे स्टेडी स्टेट वैल्यू बताओ। आई इंफिनिटी कितना होगा? स्टेडी स्टेट में आप इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे, इंडक्टर को शॉर्ट करेंगे तो करंट सोर्स का पूरा करंट जाएगा, और इंडक्टर को शॉर्ट करने के कारण आपका V इंफिनिटी विल बी 0। मानते हो? ये बात क्लियर है यहां तक? मुझे बताओ, ये बात क्लियर है भाई यहां तक? जल्दी बोलो। आई इंफिनिटी बनेगा ना, V इंफिनिटी तो 0 हो जाएगा इंडक्टर के शॉर्ट होने से। इतनी बात से सभी लोग अग्री कर रहे हैं? अब बेटा जिस किसी में स्टेडी स्टेट वैल्यू आ जाए, जिस किसी का स्टेडी स्टेट नॉन जीरो आ जाए, उसमें 1 माइनस कॉस लगाना है, क्योंकि फाइनल वैल्यू नॉन जीरो सिर्फ एक ही फंक्शन में होती है। फाइनल वैल्यू नॉन जीरो सिर्फ एक ही फंक्शन में होती है, 1 माइनस कॉस। यहां पे नॉन जीरो स्टेडी स्टेट या नॉन जीरो फाइनल वैल्यू, ऐसा सिर्फ एक ही फंक्शन है, 1 माइनस कॉस। तो आप I का इक्वेशन क्या लिखेंगे? पहले आप इसको I1 लिख दीजिए, IS 1 माइनस कॉस ओमेगा टी। करेक्ट, ये लिख दिया। अब वोल्टेज कैसे लिखेंगे भाई? अगर करंट में कॉस है तो वोल्टेज में क्या होगा? साइन होगा। लेकिन ये तो करंट है ना, मुझे तो वोल्टेज चाहिए, तो आप इंपीडेंस से मल्टीप्लाई कीजिए। किससे मल्टीप्लाई कीजिए? इंपीडेंस से। करंट से वोल्टेज भी तो बनाना है, तो करंट इनटू इंपीडेंस। समझ में आया? दो चीजें हुई, करंट से वोल्टेज आने के लिए इंपीडेंस का मल्टीप्लाई, यहां कॉस था तो यहां पे साइन है। मुझे बताओ ये समझ में आया इतना? अगर आप सिर्फ सप्लाई लेते हो तो ये इक्वेशन बनेगी। ये समझे? इतना समझ आया सबको? और ओमेगा की वैल्यू आप बहुत अच्छे से जानते हो, दैट इज 1/√LC। यहां तक सब लोग अग्री कर रहे हैं क्या? तो मैं अगली कंडीशन लूंगा भाई। फिर यहां तक सभी लोग अग्री कर रहे हैं क्या? जल्दी बताइए, सभी लोग अग्री कर रहे हैं? ठीक। अब अगली कंडीशन में मैं क्या करता हूं? दूसरी इनिशियल कंडीशन लेता हूं, I0 केस 2। अब की बार आप करंट सोर्स हटा रहे हो ना, सिर्फ इंडक्टर का इनिशियल करंट ले रहे हो। अब ये देखो, ये है ना इंडक्टर का इनिशियल करंट। अब मेरे बच्चों आप एक चीज में दिमाग लगाना जरा, इंडक्टर का करंट अगर ऐसे जाएगा तो कैपेसिटर को उल्टा चार्ज नहीं करेगा? सोचो। अरे विकास भाई बताया तो था, अगर करंट में साइन आएगा तो वोल्टेज में कॉस एंड वाइस वर्सा, क्योंकि एक दूसरे के डेरिवेटिव है ना बेटा। तो
तो यहां पे अगर कॉस आ रहा है तो यहां साइन आना चाहिए। दोनों में कॉस नहीं आ सकता ना, दोनों में साइन आ सकता। ठीक है, एक में कॉस चलेगा तो दूसरे में साइन, पहले में साइन होगा तो दूसरे में कॉस। अब आप ध्यान से देखो, अगर इंडक्टर का करंट ऐसे दिखा रहे हो तो क्या ये कैपेसिटर को उल्टा चार्ज नहीं करेगा? अब देखो भाई, आपका I0 है I0, इनिशियल कंडीशन वाला कौन सा फंक्शन होता है? कॉस। देखो, जिसमें इनिशियल कंडीशन होती है ऐसा सिर्फ एक ही फंक्शन होता है, दैट इज कॉस। इनिशियल कंडीशन वाला एकमात्र फंक्शन है कॉस। तो आप I ऑफ t को क्या लिखिए अब की बार? I0 कॉस ओमेगा टी। लेकिन वोल्टेज में उल्टी पोलैरिटी आ रही है, तो वोल्टेज को आप नेगेटिव में लिखिए। करंट से वोल्टेज बनाने के लिए इंपेडेंस से मल्टीप्लाई। ये आया समझ? इतना आया समझ? बताइए, अगर इधर कॉस है तो इधर साइन आएगा, लेकिन माइनस क्यों है? क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी है। माइनस क्यों है? क्योंकि रिवर्स पोलैरिटी है। अब लास्ट कंडीशन आप क्या लेंगे बेटा? लास्ट कंडीशन आप लेंगे कैपेसिटर का इनिशियल वोल्टेज। अगर मेरे बच्चों कैपेसिटर में ऐसा है इनिशियल वोल्टेज, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, जब कैपेसिटर अपनी एनर्जी डिलीवर करेगा तो ऐसे करेगा ना, तो आई तो सही डायरेक्शन में आ रहा है, आई जैसा दिख रहा है वैसा ही आ रहा है ना। अब ये देखिएगा, V0 है V0, जिस किसी में इनिशियल कंडीशन वहां पे कॉस, वहां पे कॉस, तो आप V3t को क्या लिखेंगे? V0 कॉस ओमेगा टी। अगर वोल्टेज में कॉस आ रहा है तो करंट में साइन आएगा और इसको इंपेडेंस से डिवाइड करना पड़ेगा। वोल्टेज से करंट बनाने के लिए इंपेडेंस से डिवाइड। ये हो गया। अब मेरे बच्चों, अगर आपको टोटल रिस्पॉन्स चाहिए, I ऑफ t is I1 plus I2 plus I3 IS plus I0 plus I3, ये आया। वैसे तो देखो इतनी सारी इनिशियल कंडीशन और सोर्सेज नहीं देगा, बट फिर भी मैंने आपको बता दिया, एकदम भयंकर अगर क्वेश्चन बन जाए तो भी आप कैसे करेंगे। अब समझ आया जो मैंने समरी लिखवाई है उसका यूज क्या है? तो जब भी आपको एलसी ऑसिलेटर रिवाइज करना हो ना, ये समरी और मेरे बच्चों ये एग्जाम्पल मोर देन इनफ है। इतना आपने कर लिया, आपको क्लियर हो जाएगा एलसी ऑसिलेटर का इक्वेशन लिखते कैसे हैं। बेटा मैं सी डीवी बाई डी टी थोड़ी लगा रहा हूं नियो। अगर मैं ये लिखता कि आई इक्वल टू सी डीवी बाई डी टी, तो मैं कहता कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो माइनस लिखेंगे। मैंने आई पॉजिटिव क्या दिखाया कि कैपेसिटर जब डिस्चार्ज होगा तो करंट एंटी क्लॉकवाइज आएगा। मेरे को उसी डायरेक्शन में करंट दिखा भी रखा है, तो मुझे माइनस लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन यहां माइनस क्यों लिया था? इंडक्टर के करंट के हिसाब से कैपेसिटर की पोलैरिटी उल्टी बनती एज कंपेयर टू जो मुझे दिखाई गई है, इसीलिए माइनस लिया। नहीं बेटा, कैपेसिटर की इनिशियल वोल्टेज दे रखी है ना, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा उस हिसाब से लेंगे। पैसिव वैसिव यहां पे नहीं देखना, डायरेक्ट इक्वेशन अगर लिखनी है तो आप चार्जिंग डिस्चार्जिंग के हिसाब से लिखेंगे।
ठीक है, समझ में आया कैसे यूज करना है? तो देखो बिना किसी लैप्लास ट्रांसफॉर्म, बिना किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के कर दिया। जरा ये क्वेश्चन करिएगा। सेकंड केस में बेटा कैपेसिटर नहीं, इंडक्टर के पास इनिशियल कंडीशन है, तो इंडक्टर डिस्चार्ज हो रहा है और कैपेसिटर को वो चार्ज कर रहा है। इंडक्टर है ना इनिशियली चार्ज, कैपेसिटर थोड़ी है। थर्ड केस में कैपेसिटर इनिशियली चार्ज है, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा और अपनी एनर्जी इंडक्टर को देगा। ठीक है, सेकंड केस में इंडक्टर अपनी एनर्जी कैपेसिटर को दे रहा है, थर्ड केस में कैपेसिटर अपनी एनर्जी इंडक्टर को दे रहा है। चलो करो इसको। Vc और IL का इक्वेशन लिखना है। और ये पता है इलेक्ट्रिकल वालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एलसी ऑसिलेटर, क्योंकि ये पावर इलेक्ट्रॉनिक्स में बहुत काम आएगा। ठीक है, तो एलसी ऑसिलेटर मैंने आपको डायरेक्ट करना सिखा दिया। इस पे इवन डायरेक्ट क्वेश्चन भी गेट के अंदर आए हुए हैं, वो आप कर पाओगे। इनिशियल कंडीशन एक ही की तो दिखा रखी है उजश यहां पे वी नॉट। इनिशियल कंडीशन एक ही की तो दिखा रखी है वी नॉट। IL और VC दोनों का इक्वेशन लिखिए भाई। मैं VC का भी पोलैरिटी आपको दे देता हूं, लो ये मैंने VC का पोलैरिटी दे दिया। अब देखो भाई, यहां पे VC का इनिशियल वोल्टेज दिख रहा है -V0, अपोजिट पोलैरिटी है। तो जब भी इनिशियल कंडीशन होता है क्या यूज करना चाहिए हमें? यहां पे कोसाइन। तो मैं VC को लिखूंगा -V0 cos ω t। अब यहां कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा, तो कैपेसिटर के पॉजिटिव से करंट निकलेगा, ऐसे जाएगा, तो यानी IL नेगेटिव आना चाहिए। -V0 इंपिडेंस से डिवाइड करोगे तो √C/L बनेगा, और अगर वोल्टेज में कॉस है तो करंट में साइन आएगा। ठीक है, करंट उल्टा जा रहा है ना गिवन डायरेक्शन से, तो इसीलिए करंट में भी नेगेटिव लगाना पड़ेगा। आप लोग करंट का नेगेटिव खा गए हो नीरज एंड राजू। करंट का डायरेक्शन भी तो देखो, इनिशियल वोल्टेज के हिसाब से डिस्चार्जिंग आएगा तो इससे अपोजिट करंट आएगा, अपोजिट करंट आएगा तो माइनस लगाना पड़ेगा। समझे कितना इजी? अब सोचो अगर गेट में ऐसा क्वेश्चन आ जाए, आप लोग एक स्टेप में कर दोगे, दुनिया इसके अंदर लैप्लास लगाती बैठी रहेगी और आप सिंगल स्टेप में करके खत्म कर दोगे। बेटा ये मैंने दिया है पोलैरिटी, क्वेश्चन में गिवन है प्रजापति, VC का पोलैरिटी ये गिवन है और उसका इनिशियल पोलैरिटी डिफरेंट है, ये मैंने दिया है। ठीक है, क्लियर हुआ? क्लियर हुआ भाई? चलिए, तो आपको एलसी ऑसिलेटर भी क्लियर रहना चाहिए। अब देखो आपका ट्रांजिएंट वाला पार्ट पूरा कवर हो चुका है। एसी में भी ट्रांजिएंट आएगा, लेकिन एसी खत्म होने के बाद पढ़ाऊंगा, जिसे हम कहते हैं एसी ट्रांजिएंट। क्या कहते हैं? एसी ट्रांजिएंट। और अब आप लोग तैयार हो जाइए बेटा अगले चैप्टर के लिए। अगला चैप्टर एसी एनालिसिस है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर ऑफ द एंटायर नेटवर्क एनालिसिस। ठीक है, पूरे नेटवर्क का सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर एसी होता है। आज तक सबसे ज्यादा क्वेश्चन उसी से पूछे गए हैं, सबसे इंटरेस्टिंग भी है, और इलेक्ट्रिकल वालों के लिए एट द सेम टाइम प्री रिक्विजिट भी है मशीन्स का। अरे भाई लेना नहीं है प्रजापति, मैंने क्वेश्चन में दिया है, तुम्हें नहीं लेना अपने से, मैंने दिया है कि क्वेश्चन में इसी पोलैरिटी पे आंसर देना है। ठीक है, तो एसी पे बेटा सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, और एसी ही आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है। इलेक्ट्रिकल के लिए प्री रिक्विजिट हो जाता है मशीन, पावर सिस्टम, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है शेखर भाई, वो शॉर्टकट है केसेस लेके सॉल्व करना, वरना लैप्लास लगा लो, मत लो केसेस सारे के सारे इनिशियल कंडीशन लेके एक बार में लैप्लास लगाओ, बन जाएगा। तो और ईसी वाले बच्चों के लिए अगर मैं बात करूं, ईसी वालों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है ट्रांजिएंट, क्योंकि एनालॉग के अंदर काफी यूज होगा। तो ईसी वाले बच्चों के लिए नेटवर्क बेसिक, थ्योरम, ट्रांजिएंट काफी इंपॉर्टेंट है। नेटवर्क बेसिक और थ्योरम आपका डायोड में, बीजेटी में, मॉसफेट में काम आता है,
और वहीं ओपैम्प में, ऑसिलेटर में आपका ट्रांजिएंट बहुत काम आता है। तो ईसी वालों के लिए एसी एनालिसिस इज एज इंपॉर्टेंट एज ओनली फॉर नेटवर्क, लेकिन इलेक्ट्रिकल वालों के लिए चैप्टर प्री रिक्विजिट बनेगा आगे के कोर सब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है। तो प्री रिक्विजिट बन जाता है, लेकिन ईसी वालों के लिए प्री रिक्विजिट नहीं है, ईसी वालों के लिए नेटवर्क पॉइंट ऑफ व्यू से ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है भाई। इसके बाद एक टॉपिक और होता है 2 पोर्ट नेटवर्क, जो बोथ इलेक्ट्रिकल ईसी के लिए इंपॉर्टेंट होता है, 2 पोर्ट नेटवर्क। बाकी फिर ईसी के लिए प्री रिक्विजिट पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं, कोई और चैप्टर इंपॉर्टेंट नहीं होता। 2 पोर्ट के बाद ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो आपके किसी भी सब्जेक्ट में काम आएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिकल के लिए आ सकता है भाई, कपल्ड सर्किट हो गया, 3 फेज सर्किट हो गया, ये सारे प्री रिक्विजिट बनेंगे। तो इलेक्ट्रिकल वालों के लिए तो आगे का जितना भी सिलेबस है ना, वो प्री रिक्विजिट है आपके अदर सब्जेक्ट्स के लिए, तो उसमें कुछ भी मिस मत करना, वरना आगे के सब्जेक्ट में भी सफर करोगे। सिर्फ नेटवर्क में नहीं, आगे भी दिक्कत आएगी, ठीक है भाई। ये बात क्लियर है। अच्छा, दूसरी बात कि सैटरडे का मैं बता देता हूं, सैटरडे यानी कल ओनली 1 नेटवर्क क्लास होगी आपकी, ठीक है। ये कितने बजे होगी? 8:30 AM वाली। कल एक ही लेक्चर है नेटवर्क का, और फिर असाइनमेंट डिस्कशन हम लोग करेंगे 2:30 PM या 2 PM कर लेंगे, चलो 2 PM असाइनमेंट डिस्कशन, ठीक है। फिर संडे को क्या होगा? संडे 6 AM to 8 AM नेटवर्क क्लास, जो सैटरडे की छुट्टी रहेगी। एट 8:30 AM to 9:15 AM नेटवर्क का टेस्ट, ठीक है। फिर इसके बाद आपका 10 AM to 10:45 AM डिजिटल का टेस्ट, 11 AM डाउट सेशन। संडे आपका काफी पैक्ड होने वाला है इस हफ्ते। और फिर इसके बाद ना 12:30 नहीं, 12:30 तो ज़्यादा जल्दी हो जाएगा। एक काम करेंगे, 2:30 PM डिजिटल असाइनमेंट, ठीक है। ये रहेगा, ये बात क्लियर है। कल असाइनमेंट करा दूंगा नेटवर्क का, तो नेटवर्क में सेकंड ऑर्डर सर्किट तक का असाइनमेंट करा दूंगा। नेटवर्क का टेस्ट आपका किस पे बेस्ड होगा बेटा? ये होगा ट्रांजिएंट तक, और डिजिटल का टेस्ट होगा आपका अप टू मल्टीप्लेक्सर, अप टू मल्टीप्लेक्सर, ठीक है। अप टू कह रहा हूं, ये मत कहना सिर्फ मल्टीप्लेक्सर आएगा, अप टू मल्टीप्लेक्सर आएगा, और नेटवर्क के टेस्ट में अप टू ट्रांजिएंट आएगा, ठीक है। तो ये बात क्लियर है। कल होगा ना डिजिटल का क्लास, डिजिटल का असाइनमेंट संडे कराऊंगा। डिजिटल में क्या है, नंबर ऑफ लेक्चर बढ़ गए हैं ना यार, 26 जुलाई खत्म हो रहा था, 31 जुलाई तक जा रहा है, तो उसमें किसी किसी संडे में एक आधा सेशन लगाना पड़ेगा, तभी डिजिटल टाइम से खत्म होगा, तभी 1 अगस्त से कंट्रोल स्टार्ट होगा। मैं कोई भी कोर्स को ना पोस्टपोन नहीं करना चाह रहा हूं, प्रीपोन भले ही कर लूं, तो पोस्टपोन कोई भी कोर्स नहीं होगा। मुझे डिजिटल हर हालत में 31 जुलाई तक खत्म करना है, ताकि 1 अगस्त जो कि कंट्रोल का शेड्यूल डेट है, उसी पे कंट्रोल स्टार्ट हो। तो इसको भैया रख लेना अपने साथ, फिर बार बार पूछते मत बैठना कब क्या होगा, ठीक है, पहले ही बता दिया है। चलो, थैंक यू एवरीवन।